वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलिए हम हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य की इम्पॉर्टेंट क्लास। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताया जाएगा। हालांकि हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, आंसर आपको लिखा होगा, आप अपने से आंसर को पढ़िएगा, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे पढ़ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले गद्य। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दिए हुए गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जो लोग अभी इधर उधर भटक रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए, तो यहाँ पर दिया है कंदर्प यद्यपि कामदेवता का डैश 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 का पालिक मत इसका गवाह है। तो बीच वाला जो है वो आपको समझना रहता है। तो या तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा गद्यांश का, या तो पूरा लिख कर दिया रहेगा, यानी कि शुरू से लेकर इसके बीच वाला भी यहाँ लास्ट तक दिया रहेगा। आपको उसी को समझकर इसका आंसर देना है। यह कहानी जो लिखा गया है, यह किस यानी कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, ये सभी किस में आता है, संदर्भ में आता है। तो यहाँ पर प्रसंग और संदर्भ दिया है। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेख अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, यानी अवतरित है। यहाँ उन्होंने बताया है कि किस प्रकार यक्ष और गंधर्व संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है तथा संघर्ष के बाद सने सनेह उपयुक्त संस्कृतियाँ बौद्ध काल में पूर्ण रूप से फली फूली और उनका अमिट प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा है। बस वही उसका व्याख्या कर दिया। व्याख्या में पूरा यानी कि जो प्रश्न दिया रहता है व्याख्या पूरा प्रश्न का रहता है यहाँ पर। तो नीचे विशेषता नहीं, इसमें क्या क्या विशेषता है देखिए बताया गया। इसमें जो विशेषता है, यश और गंधर्व की संस्कृति में सूरा और स्वभाव का विशेष महत्व है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि देखिए, या तो जैसे हमने ऊपर बताया उस तरह से दिया जाएगा या तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा गद्यांश का। तो वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदहा 25 सावन मनभावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असहनीय संकेत मिलने लगते हैं और 30 वर्षों में हम विधुनमय भाद्रपद के काम क्रोध और मोह का तमिल सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा तार्त होती है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न देखिए इस तरह से रहेगा, या तो जो इसे हमने बताया अभी यानी पहले ही बताया है क्वेश्चन नंबर 39 में। संदर्भ प्रसंग यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित। प्रस्तुत पंक्तियाँ कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से ली गई है। प्रस्तुत गद्यांश से निबंधकार श्रावण मास को युवा अवस्था के समकक्ष कहता है। व्याख्या यहाँ पर दिया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न को ज़्यादा समय नहीं देंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर 40वें के लगते लगते संभद्र डैश 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 फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। तो सेम उसी तरह जैसे यह भी कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित उत्तरा फाल्गुनी नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग और जो संदर्भ है सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर प्रसंग संदर्भ क्या है अलग रहेगा, संदर्भ सेम सब में वही रहता है, प्रसंग जो है अलग रहता है। तो इसका आप उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। चलिए नीचे बढ़ते हैं हम। नीचे दिया गया है, वह रागिनी ही जनता जनार्दन की चंदन खंडिका डैश 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 के बाद यहाँ पर दिखाई दिया गया है कि प्रत्येक काष्ठ चंदन बन लहक उठे। संदर्भ यहाँ प्रसंग दिया गया है कि यह गद्यांश पंडित विद्याश्री निवास क्या है, यह गद्यांश जो है पंडित विद्या निवास मिश्र के ललित निबंध तुम चंदन हम पानी से अवतरित किया गया है। इसका क्या होगा, संदर्भ हो गया। और यहाँ पर जो मतलब अलग अलग जो कहानी है जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग पार्ट से लिया गया है।
तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जो गद्यांश है कहाँ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, उसको लिखना पड़ेगा। हर यानी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, इसका संदर्भ यहाँ कहाँ से दिया गया है, हाँ यहाँ से इसका प्रसंग दिया गया है, संदर्भ इसका यहाँ से यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसी का व्याख्या चलिए हाँ दिया गया यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनजूही वाला। तो सोनजूही वाला जितना है तैयार करिएगा जरूर, इम्पॉर्टेंट है, टिक करिएगा। सोनजूही में आज एक पीलीभीत कली लगी है डैश 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 के बाद यहाँ पर कि पर आज हम उस लघु प्राणी की खोज में है। लघु प्राणी है गिल्लू, गिल्लू की इसका गिलहरी का नाम होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश की पंक्तियाँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक रेखाचित्र से ली गई है। ठीक है, गिल्लू नामक है, गिल्लू क्या है, एक गिलहरी का नाम होता है जिसमें बड़ा महादेवी वर्मा द्वारा गिल्लू के मार्मिक चित्र का वर्णन किया गया है। यानी बहुत ही अच्छा क्या है, रेखा चित्र है, पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा आपको। प्रसंग क्या है, सोनजूही पर खिली पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं यहाँ पर। यानी कि इस प्रसंग क्या है, इसमें जो इसका है पूरा इसका मतलब एक तरह से निचोड़ है प्रसंग। तो यहाँ पर एक बात में कह दिया गया है कि सोनजूही पर खिली पीली को देखकर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं। नीचे व्याख्या में अब इसके आगे लिखना है, क्या कर रहे हैं। सोनजूही पर लिखी पीलीभीत को देखकर लेखिका को अचानक उस जीव की याद आती है जो इस लता की घनी हरियाली के बीच छिपकर बैठा जाया करता था। लेखिका के पास पहुंचने पर एकदम सामने कूद उन्हें चौंका दिया करता था। आगे प्रश्न है कि यह कागभूसुंडी भी विचित्र पक्षी है, फिर डैश 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 आगे देखते हैं इसका आगे कहाँ, यहाँ पर दिया गया है भुसुंड पक्षी है, यहाँ पर अवमानना के अर्थ ही में ही प्रयुक्त करते हैं। संदर्भ यहाँ क्या दिया है, प्रस्तुत गद्यांश छाया योगिन लेखिका एवं कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक रेखा चित्र से लिया गया है। यहाँ पर इसका प्रसंग दिया गया है कि उक्त गद्यांश में महादेवी वर्मा ने कौवे को सम्मानित और असम्मानित दोनों सिद्ध किया है। यानी कौवे को अच्छा और बुरा दोनों कहा है। यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है, व्याख्या आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। तो डैश 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 मरणासन की स्थिति में पकड़ा था उसे। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ वही है। यदि आपके प्रश्न में मिलता है तो समझ जाइए महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, गिल्लू नामक पाठ से रेखा चित्र से लिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक रेखा चित्र से उद्धृत है। तो प्रसंग क्या है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि गिलहरियों की जीवन अवधि मात्र 2 वर्ष यानी 2 साल होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका व्याख्या यहाँ पर देखिए छोटा सा दिया गया है। चलिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, बम्बैया की दुनिया लखनऊ से न्यारी थी डैश 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 के बाद बम्बैया की दुनिया लखनऊ से न्यारी थी, उसके आगे बम्बैया की दुनिया लखनऊ से न्यारी थी, जीवन का श्रम ताप हर जाता था। संदर्भ क्या है हमारा, यह देखिए अलग है। प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर अमृतलाल नागर द्वारा लिखित संस्मरण 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा से उद्धृत है। यहाँ पर दिया गया प्रसंग क्या, जब नागर जी लखनऊ छोड़कर बम्बई चले जाते थे उस समय का वर्णन कर रहे हैं। यानी कि जब नागर जी बम्बई चले गए थे तब यह उस समय का वहाँ का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तब उस समय वह 30 वर्ष के थे शायद, तभी वर्णन कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, किसान भोंदू नहीं होता डैश 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 लेकिन वह और चीज़ है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है, प्रस्तुत अवतरण कलम का सिपाही निबंध से लिया गया है। इसके लेखक स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र अमृत राय जी का है। यानी कि जो अमृत राय जी हैं वह मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र हैं, यानी पोते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत अवतरण जो हुआ यानी कलम का सिपाही नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक सीधी बात करें तो अमृत राय जी हैं।
गद्यांश में मुंशी जी की किसानों के प्रति दृष्टिकोण तथा अन्य लोगों के प्रति उनकी विचारधारा का वर्णन बड़े साफ साफ स्पष्ट शब्दों में किया गया है। कौन किया गया है? अमृत राय ने किया गया है, उनके सुपुत्र ने। यहाँ पर उसकी व्याख्या दिया गया है। तो यहाँ पर 49 नंबर दिया है, प्रसाद जी बड़े आदमी हैं, डैश डैश के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह उसके बिल्कुल उल्टे गलत फल यहाँ पर एक दूसरे के करीब आने से ही दूर हो जा सकती है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ अमृत राय के लेख कलम का सिपाही से संग्रहित है। यहाँ अमृत राय जी जयशंकर प्रसाद के संबंध में मुंशी प्रेमचंद की बदलती हुई विचारधारा पर प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, व्याख्या आपको करना है। कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, पानी की धारा एकदम मंद हो गई है, डैश 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 प्राण रक्षक दवाइयाँ और कपड़े। तो संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गंध पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ऋण जल धन जल नामक रिपोर्तार्ज से लिया गया। जो ऋण जल धन जल है, यह एक रिपोर्तार्ज है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रसंग क्या हमारा? इस रिपोर्तार्ज में पटना में आई बाढ़ का वर्णन है। अब बाढ़ की भीषिका कम हो रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। उपयुक्त पंक्तियों में इसी का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, डैश डैश के बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है, तरक्की पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित भोला राम का जीवन नामक संग्रह से उद्धृत है। प्रसंग क्या है? साहब बोल रहा है कि भोला राम की फाइलें हवा में उड़ रही हैं, उस पर वजन रखिए अर्थात पैसा रखिए, यानी कि घूस। नेक्स्ट क्या है? भावना में निश्चय ही एक सूक्ष्म दृष्टि होती है, डैश डैश के बाद क्या है कि चित्रण किया गया है, मैं हैरत में रह गया। तो संदर्भ क्या यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखित हाशिए पर कुछ नोट्स शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, या इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि इंद्रेश नगर में ज़्यादातर सफाई करने वाले भंगी, और डैश डैश के बाद यहाँ पर वो यहाँ पर ही है, डैश डैश के बाद रोटी कुछ ढंग से खा पाते हैं। प्रसंग क्या है? संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन आत्मकथा से लिया गया है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत अवतरण में इंद्रेश नगर का वर्णन किया गया है। एक इंद्रेश नगर है, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक एक अपरिचित नाम था, फिर डैश डैश के बाद मुझ जैसे लोगों तक पहुँचने में असमर्थ थे। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यावतरण ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित जूठन आत्मकथा से लिया गया है। प्रसंग क्या है हमारा? यहाँ पर वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि छात्र जीवन में मुझे अंबेडकर जी के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। इसकी व्याख्या यहाँ पर नीचे दिया गया है। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की शैली पर प्रकाश डालिए, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछेगा, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखन की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। या इस तरह से प्रश्न क्या यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी की जो प्रधान शैली व्यंग प्रधान है, परसाई जी की शैली का परिचय इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। उनकी शैली व्यंग्यात्मक शैली है, प्रश्नात्मक शैली है और सूत्रात्मक शैली है, इस तरह से है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है गाइस, इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में 225 शब्दों में देना है। और यह कितने नंबर का रहेगा? यह शायद 9 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, और इसमें से 4 प्रश्न करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए। राहुल साकत्यान का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो यह प्रश्न आ सकते हैं, तो इनका जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है।
आजमगढ़ के जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 गांव में रविवार को 9 अप्रैल को 1983 को हुआ था। इनके बचपन का नाम यानी कि केदारनाथ पांडे था। एक बहन और 4 भाई थे। सबसे बड़े केदारनाथ जी थे यानी राहुल साकित। चलिए यहाँ पर यह वाला भी इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखिए। मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखिए। यह प्रश्न को टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको भी टिक करिए। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो रचनाएं यहाँ पर इनकी दिया है यानी कृति तत्व पर, कृति यानी रचनाएं पर यहाँ पर प्रकाश डालना है कौन कौन से, और यानी काव्य संग्रह में कौन थे, निबंध संग्रह, खंड काव्य, यहाँ पर दिग्विजय, यहाँ पर सब दिया गया है, इसको तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं हम। ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम छोटन लाल था, माता का नाम मुकुंदी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर यानी गाँव में ही हुई और उच्च शिक्षा यानी हाई एजुकेशन देहरादून से प्राप्त की इन्होंने। आगे प्रश्न है हमारा, ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण की विशेषताओं को निरूपित कीजिए। या तो फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए दिया है। नेक्स्ट क्या है, या तो यानी कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। पठित नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। लास्ट है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र ध्रुव स्वामिनी का है। तो इन 5 प्रश्न के देखिए टाइप हैं यानी किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सभी का आंसर सेव रहेगा। यदि इसको तैयार करते हैं तो 5 का उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आगे प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड प्रश्न है। तो कितने प्रश्न हैं यहाँ पर भी, चलिए हाँ, पहला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि विनय के आवरण में कायरता कब तक अपने को छुपा सकेगी चंद्रगुप्त के, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ही फल का भोक्ता और नायक है, इस कथन के औचित्य का प्रतिपादन कीजिए। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक की चरित्रगत विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का प्रेम, त्याग और वीरता की उसकी सहृदयता पर आधारित है, इस कथन के परिपार्श्व पर चंद्रगुप्त के चरित्र का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त का चरित्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कथन के संदर्भ में चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त को चरित्र चित्रण की समीक्षा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 प्रश्नों को देखिए और किस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी आपको भयभीत करने के लिए यानी भटकाने के लिए इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आप एक प्रश्न तैयार करिए इसमें से और बाकी सभी का आंसर सेम रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा प्रश्न था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदार एकांकी की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर है, आप इसका उत्तर देखिए। तो हम उत्तर नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो क्या है, इतना सब हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF हम दे देंगे, आप पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया एकांकी से ही रिलेटेड है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है। तो पहला प्रश्न है, एकांकी के तत्वों के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा कीजिए। या फिर इस तरह से पूछेगा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि यहाँ पर हाँ, लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। रोशन, उसमें जो रोशन है उसका चरित्र चित्रण करना है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न दिया गया है, भारतवर्ष की उन्नति।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना, यानी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ का सारांश हमें अपने शब्दों में लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषण का यह अंश है, भारतवर्ष की उन्नति, यानी यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं। कुशल नेतृत्व की आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा का अभाव, भारत की उन्नति कैसे हो, धर्म की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल है। फिर नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का प्रसार दिया। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिएगा जरूर। उनकी भाषा मुतविधानी शक्ति, रूपक योजना, वर्णात्मकता, प्रभावात्मकता, समासात्मकता, व्याख्यात्मकता, व्यक्तित्व विधायनी शक्ति, ये ऐसे थी उनकी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमें लगता है यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसके पहले जो था प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न थे, वो दीर्घोत्तरीय था। तो हिंदी निबंध साहित्य के विकास क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। या तो फिर ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, अथवा एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर इसका दिया गया है, इसको तैयार करिए। जीवन परिचय है, साहित्य जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय नहीं, साहित्य का जीवन परिचय है। ये दीर्घ ही उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, कहाँ से है चलिए अभी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का सारांश लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, इसका लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है विद्यानिवास मिश्र एक सफल ललित निबंधकार हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट है, हिंदी निबंध साहित्य में पंडित विद्यानिवास मिश्र के योगदान की समीक्षा कीजिए। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, बट आंसर इसका सेम है। यहाँ पर इसका आंसर सेम है, आप इसको देखिए, इसका उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध तुम चंदन हम पानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तुम चंदन हम पानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह लास्ट प्रश्न है, इसको तैयार करिए। लास्ट प्रश्न देखिए, इसका आगे का उत्तर शायद हमने नहीं क्लिक किया है। दीर्घ प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र गिल्लो का सारांश लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह दीर्घ का प्रश्न है। चलिए दीर्घ का प्रश्न कहाँ से, तो दीर्घ का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, जो ध्रुव सामनी का 14 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से दीर्घ स्टार्ट है पूरा लास्ट तक। तो आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए है। तो जिनका पेपर हिंदी का होगा या जिन कॉलेजों का पेपर हो गया है तो उनके लिए कोई बात नहीं है, और जिनका पेपर नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को देखें। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी आपको बताया है, उनको भी जाकर देखिए। अभी हाल ही में जो कॉलेज के पेपर हुए हैं उनको भी बताया है। तो सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।